क्या कोई इंसान नींद में चलते चलते अपने परिवार के सदस्य का मर्डर कर सकता है? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन अमेरिका में एक ऐसा केस हुआ जिसने पुलिस और कोर्ट दोनों को चौंका दिया। 29 सितंबर 2021 टेक्सास के केटी शहर में 17 साल का बेंजामिन एलियट अपनी जुड़वा बहन मेगन के कमरे में जाता है और बिना किसी चेतावनी के उस पर चाकू से हमला कर देता है। वो भी एक बार दो बार नहीं, 15-20 बार लगातार बार बार उसके गले पर वार करता है और फिर लगभग आधे घंटे बाद खुद 911 पर कॉल करके पुलिस को बताता है, मैंने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। अब यहाँ तक मामला एक क्लियर मर्डर केस जैसा लग रहा था, लेकिन फिर बेंजामिन कुछ ऐसा कहता है जिससे ये केस और भी उलझ जाता है और वो पुलिस को बताता है कि उसे लगा वो सपना देख रहा है। उसे कुछ याद नहीं कि ये सब कैसे हुआ। बस जब उसकी आंख खुली तो उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी थी। वो कहता है कि उसे स्लीप वॉकिंग की बीमारी है, यानी नींद में चलने की आदत, और उसी दौरान ये सब हो गया। अब पुलिस के लिए ये केस और भी जटिल हो गया। क्या कोई इंसान सच में नींद में चलते चलते मर्डर कर सकता है? वो भी अपनी बहन का? सोचने वाली बात है। फोन पे पुलिस डिस्पैचर ने बेंजामिन को शांत रहने को कहा, समझाया कि हमारी टीम रास्ते में है, तब तक तुम अपनी बहन के घाव पर कपड़ा रखो, खून रोकने की कोशिश करो और उसे सीपीआर देते रहो। सीपीआर यानी मुंह से सांस देना और छाती दबाने की तकनीक, जिससे मरीज को सांस लेने में आसानी होती है। लेकिन जब सुबह 4:28 पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेगन की मौत हो चुकी थी और बेंजामिन वो खुद भी जमीन पर बैठा रो रहा था, बार बार बोल रहा था, ये मैंने क्या कर दिया। अब ये केस पुलिस और कोर्ट दोनों के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका था। एक तरफ एक 17 साल का लड़का जो कह रहा था कि उसने ये सब नींद में किया, और दूसरी तरफ एक क्रूर मर्डर जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्या बेंजामिन का ये दावा सच था? क्या वाकई कोई इंसान नींद में किसी की जान ले सकता है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना था जिससे वो बचना चाहता था? 4 साल तक ये केस चलता रहा और फिर 25 फरवरी 2025 को अमेरिका की अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। तो आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया? क्या बेंजामिन को सजा हुई या उसे बेकसूर मान लिया गया? आज की इस वीडियो में हम इस केस के हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज बोल, जहां हम ऐसे ही मिस्ट्री भरी हुई मर्डर केस की सच्ची कहानियां लेकर आते हैं। तो बिना समय गवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज का केस है स्लीप वॉकिंग ट्विन मर्डर केस। अमेरिका का एक घर था टेक्सास के केटी सिटी में, जिसमें एक छोटी सी फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस 4 लोग थे। माँ कैथी एलियट, पापा माइकल एलियट और उनके 17 साल के जुड़वा बच्चे, एक बेटा बेंजामिन एलियट और एक बेटी मेगन एलियट, जो देखने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल अमेरिकन फैमिली थी जो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से जी रही थी। बेंजामिन और मेगन दोनों बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन 29 सितंबर की रात के करीब 9 बजे पूरे परिवार ने साथ में डिनर किया। हंसी मजाक हुआ, रोज की तरह बातचीत हुई। डिनर खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरों में चले गए। माँ बाप अपने बेडरूम में और दोनों जुड़वा बच्चे बेंजामिन और मेगन अपने अपने अलग कमरों में। घर में शांति थी, सब सो चुके थे। लेकिन फिर रात के 3:30 पर अचानक बेंजामिन उठता है। वो चुपचाप अपने कमरे से निकलता है और सीधे अपनी बहन मेगन के कमरे की तरफ बढ़ता है और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कुछ कहे, चाकू निकालकर अपनी जुड़वा बहन के गले पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 15-20 बार चाकू से वार करता है। अंधेरे कमरे में मेगन छटपटा रही थी, दर्द से कराह रही थी, लेकिन बेंजामिन ने एक बार भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। चंद मिनटों में ही पूरे कमरे में खून फैल चुका था। हमले के आधे घंटे बाद वो खुद 911 पर कॉल करता है और पुलिस से घबराई हुई आवाज़ में कहता है, मैं सो रहा था, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने सपने में कुछ देखा और जब जागा तो मेरी बहन की गर्दन से चाकू धंसा हुआ था। वो बार बार यही दोहराता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना पता है कि जब होश आया तो वो हाथ खून से सने हुए थे और बहन बेड पर खून से लिपटी हुई पड़ी थी। पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं। पुलिस ने बेंजामिन को शांत रहने को कहा, समझाया कि हमारी टीम रास्ते में है, तब तक तुम अपनी बहन के घाव पर कपड़ा रखो, खून रोकने की कोशिश करो और उसे सीपीआर देते रहो। सीपीआर यानी मुंह से सांस देना और छाती दबाने की तकनीक, जिससे मरीज को सांस लेने में आसानी होती है। सुबह के 4:45 पर पुलिस और डॉक्टर की टीम बेंजामिन के घर पहुंचती है। घर में मर्डर हो चुका था, पुलिस भी आ गई थी, लेकिन सबसे अजीब बात, बेंजामिन के पेरेंट्स अब तक गहरी नींद में थे। पुलिस ने दरवाजे की घंटी बजाई, तब जाकर पेरेंट्स की नींद खुली। इतना बड़ा हादसा और घर के अंदर किसी को भनक तक नहीं लगी।
अब सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन ने नींद में सब कुछ इतनी सफाई और शांति से अंजाम दिया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। दरवाजा खुलते ही पेरेंट्स हक्का बक्का रह गए। सामने पुलिस खड़ी थी। ऑफिसर, क्या हुआ? पेरेंट्स ने घबराते हुए पूछा। पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, आपके घर में अंदर कुछ बहुत बुरा हुआ है, हमें अंदर आने दीजिए। इतना सुनते ही सब भागते हुए मेघन के कमरे की तरफ गए और जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। बेड खून से लथपथ था। कमरे में बेंजामिन घुटनों के बल बैठा था और उसकी बहन मेघन बेड पर पड़ी थी। बेंजामिन उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको इस केस की एक वीडियो दिखाता हूं जो टेक्सास पुलिस ने रिकॉर्ड किया था। इसमें बेंजामिन अपनी बहन को सीपीआर देते हुए दिख रहा है। पुलिस ने तुरंत बेंजामिन को हटाया। डॉक्टरों की टीम ने मेघन को चेक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेघन की सांसें रुक चुकी थी और वो मर चुकी थी। बेंजामिन को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उस पर अपनी ही जुड़वा बहन मेघन की हत्या का आरोप था। यह मामला काफ़ी सेंसिटिव था क्योंकि बेंजामिन सिर्फ 17 साल का था। कानून में ऐसे मामलों को अलग तरह से देखा जाता है, खासकर जब आरोपी नाबालिग हो। इसलिए पुलिस और कोर्ट ने इस केस को बहुत ही ध्यान से संभालना शुरू किया। अब अमेरिकी कानून के हिसाब से कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है, जहां हर चीज़ कानूनी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ती है। कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जज को बताया कि बेंजामिन ने पुलिस को अपना बयान देते हुए ये बताया था, जब वो उठा तो उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं कि यह कैसे हुआ। बेंजामिन के परिवार के कुछ सदस्यों ने भी कहा कि बचपन से ही बेंजामिन को नींद में चलने की आदत है। कोर्ट में बेंजामिन के वकील ने दावा किया कि ये कोई जानबूझकर किया गया अपराध नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन पैरासोम्निया स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर का मामला है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बेंजामिन को इस घटना की कोई याद नहीं है और संभव है कि वह नींद में चलने के दौरान ही अपनी बहन की जान ले बैठा। कई साइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि कुछ मामलों में पैरासोम्निया के कारण लोग सोते सोते अजीब गतिविधियां कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई केस देखे गए हैं जहां लोगों ने नींद में चलते हुए कुछ अजीब हरकतें की। कोर्ट में कई न्यूरोसाइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद थे जिन्होंने बेंजामिन की नींद से जुड़ी समस्या पैरासोम्निया पर अपनी अपनी राय दी। इनमें से एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेरोल्ड एस सिमंस ने कोर्ट में बताया कि इतिहास में ऐसे कई केस दर्ज हैं जहां लोग नींद में अजीब हरकतें करते पाए गए हैं और सुबह उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे 2014 अमेरिका में एक आदमी नींद में ही उठकर पूरा खाना बना चुका था, लेकिन सुबह होते ही उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसके परिवार का कहना था कि वो अक्सर नींद में अजीबोगरीब चीजें करता था, खासकर खाने से जुड़ी हरकतें। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के ली हेडविन को जागते वक्त ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन नींद में रहते हुए वो कमाल की पेंटिंग बनाता था और सुबह उठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि जिसको पेंटिंग नहीं आती और नींद में एक अच्छी पेंटिंग तैयार कर दे। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक नींद की बीमारी है जो पैरासोम्निया नाम का एक दुर्लभ रूप है। अब बेंजामिन के केस में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेरोल्ड एच सिमंस ने कोर्ट में बताया कि इतिहास में ऐसे कई केस भी हैं जहां लोग नींद में हिंसक अपराध कर चुके हैं। 23 मई 1987 को केनेथ पार्क्स नाम का एक 23 साल का व्यक्ति आधी रात को अपने घर से निकला। वो करीब 23 किलोमीटर दूर अपनी सास ससुर के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गया और अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी और अपने ससुर पर भी हमला किया। इसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन गया और बोला, आई थिंक आई हैव किल्ड समवन, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने ये कैसे किया। जांच के दौरान सामने आया कि केनेथ को भी स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर था और वो इस पूरी घटना के दौरान सो रहा था। कोर्ट ने उसे निर्दोष मानकर छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई आपराधिक इरादा नहीं था। ये केस इतिहास में पहला मामला था जिसमें स्लीप वॉकिंग के आधार पर कोई हत्या के दोषी नहीं पाया गया। दूसरा केस, जोएल स्लोवे और उसके 83 साल के पिता इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी में एक ही घर में रहते थे। एक रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी, हंसी मजाक किया और फिर सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह जोएल्स के पिता का बॉडी बाहर पड़ा मिला। उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। जोएल्स को कुछ भी याद नहीं था। उसने कहा कि वो सोने गया था और जब उठा तो उसके पिता मरे हुए थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि वो एक रेयर स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर का शिकार था। फैसला ये हुआ कि कोर्ट ने उसे मानसिक स्वास्थ्य सुधार केंद्र में भेज दिया क्योंकि वो हत्या का दोषी तो था, लेकिन उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। तीसरा केस,
स्कॉट फ्लैटर और उसकी पत्नी एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक रात उसने अपनी पत्नी को 44 बार चाकू मारा और फिर उसे स्विमिंग पूल में डुबो दिया। पड़ोसी ने देखा कि स्कॉट की पत्नी तड़प रही थी और तभी पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस पहुंची तो स्कॉट बेडरूम में आराम से सो रहा था। उसका दावा था कि उसे कुछ भी याद नहीं और वो नींद में था। वकीलों ने स्लीप वॉकिंग डिफेंस पेश किया, लेकिन पुलिस ने सबूत दिखाए कि उसने बाद में सारे सबूत साफ करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब बेंजामिन के केस में कोर्ट ने ये सारी दलीलें सुनने के बाद फैसला किया कि आरोपी अभी 17 साल का है, यानी माइनर है, और साथ ही वह एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, इसलिए उसे इलाज और सुधार की ज़रूरत है। और बेंजामिन के परिवार ने भी कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो उसकी निगरानी रखेंगे और बेंजामिन पूरी तरह कानूनी प्रोसेस को फॉलो करेगा, क्योंकि केस में अभी कई पहलुओं की जांच बाकी थी। अमेरिकी कोर्ट ने ये तय किया कि बेंजामिन के लिए ग्रैंड जूरी को जांच करने दिया जाए। ग्रैंड जूरी का काम ये देखना होता है कि क्या आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने का लायक पर्याप्त सबूत है या नहीं, और इसके बाद अदालत ने बेंजामिन को 1 लाख अमेरिकन डॉलर की जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन बेंजामिन अभी पूरी तरह से रिहा नहीं हुआ था, वो बस जमानत पर बाहर आया था, मतलब केस अब भी चल रहा था। इसलिए 2021 से 2025 तक केस में कई ट्रायल डेट्स आईं। आखिरकार 25 फरवरी 2025 को अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत का अंतिम फैसला ग्रैंड जूरी द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर लिया गया। ग्रैंड जूरी ने जब बेंजामिन एलियट के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक जांच करवाई तो उन्हें एक ऐसा सबूत मिला जिसने उसके बचाव पक्ष को कमज़ोर कर दिया। बेंजामिन का दावा था कि वह सोते समय स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की स्थिति में था और उसने बिना होश में आए अपनी बहन की हत्या कर दी, लेकिन मोबाइल डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। जांच में पाया गया कि घटना से ठीक पहले बेंजामिन अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहा था। उसके मोबाइल में इंटरनेट ब्राउजिंग, मैसेजिंग और सोशल मीडिया एक्टिविटी दर्ज की गई। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से जाग रहा था और होश में था। अगर बेंजामिन वास्तव में सो रहा था तो वो अपने मोबाइल का उपयोग कैसे कर सकता था? ये सबूत सीधे तौर पर उसके स्लीप वॉकिंग के दावे को कमज़ोर कर रहा था। प्रोसिक्यूशन अदालत के सामने ये तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति गहरी नींद में बिना जागे अपने फ़ोन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता। Is obtained when a digital download or re-imaging of the contents of your cell phone occurs. For example, it reports data like when you unlock it. It reports data like when your display turns on or off. It reports data like इसका सीधा मतलब ये निकला कि बेंजामिन सो नहीं रहा था, बल्कि वह पूरी तरह होश में था जब उसने अपनी बहन की हत्या की। बेंजामिन एलियट ने अपनी जुड़वा बहन मेगन एलियट की हत्या क्यों की, इसका कोई स्पष्ट और ठोस कारण सामने नहीं आया, लेकिन अदालती कार्यवाही और जांच में कुछ संभावित कारण उभर कर सामने आए, जो कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बेंजामिन और उसकी बहन के बीच घटना से पहले किसी बात को लेकर बहस हुई थी। यह भी संभावना है कि गुस्से या झगड़े के दौरान उसने अपना आपा खो दिया और उस पर हमला कर दिया हो। अब बेंजामिन के वकीलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था कि अगर वह सो रहा था तो उसका फ़ोन कैसे इस्तेमाल हो रहा था। जूरी के सभी 12 सदस्यों ने उसे दोषी करार दिया। जब सारे सबूत बेंजामिन के खिलाफ थे तो जज ने उसे दोषी करार दिया और 15 साल की सजा सुना दी। जब बेंजामिन एलियट को 15 साल की सजा सुनाई गई तो जूरी के कुछ सदस्यों ने जज से रिक्वेस्ट की कि सजा में थोड़ी नरमी बरती जाए, क्योंकि बेंजामिन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसने इससे पहले कभी कोई अपराध भी नहीं किया था। जज ने जूरी की रिक्वेस्ट सुनी, लेकिन कहा कि हत्या एक गंभीर अपराध है और सजा जरूरी है। हालांकि जज ने बेंजामिन को 15 साल की सजा सुनाने के बावजूद एक विकल्प दिया। वो 7.5 साल बाद आधी सजा पूरी करने के बाद पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बेंजामिन के पेरेंट्स पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तरफ उनकी बेटी मेगन अब इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी तरफ उनका बेटा उसी के मर्डर के आरोप में जेल चला गया हो। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि एक ही रात में उनकी पूरी दुनिया बदल गई। जिस बेटे को उन्होंने हमेशा प्यार दिया, जिस बहन के साथ वो बड़ा हुआ, क्या वो सच में उसका कातिल हो सकता है? पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे। बेंजामिन एलियट का केस यह बताता है कि न्याय सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी होता है कि कोई निर्दोष सजा ना पाए और कोई दोषी छूट न जाए। तो इस तरह अमेरिकी कानून ने इस केस को हैंडल किया और अपना फैसला सुनाया। आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला सही था
या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।